जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर आज हम एक ऐसे एरा ऑफ लाइफ को स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम कॉमनली गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स का भी नाम देते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मेसोजोइक एरा या फिर मेसोजोइक लाइफ को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मेसोजोइक एरा को देखें तो ये हमारे पास रहा है ऑलमोस्ट 160 मिलियन ईयर्स तक। अब इसमें 3 पीरियड्स आ जाते हैं जो कि हैं ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। और मेसोजोइक एरा को ही हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स का नाम देते हैं। अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पीरियड ट्रायसिक पीरियड को देखें तो ट्रायसिक पीरियड में जो क्लाइमेट था वो ड्राई था, वार्मर था। ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ थे वो वाटर से अबव थे, मतलब जो सीज थे वो बहुत ज़्यादा कम थे ट्रायसिक पीरियड के अंदर। अब ट्रेडोफाइट्स और सीड फॉर्म जो थे ये डिक्लाइन हुए नंबर में, यानी इनकी जो स्पीशीज़ है वो हमारे पास बहुत कम हुई हैं। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स थे ये इंक्रीज हुए हैं और इसके अलावा साइकेट्स जो थे वो फर्न्स के साथ, कॉनीफर्स के साथ जो थे ये अपेयर हुए हैं, इन्होंने फ्लोरिश किया। मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ट्रायसिक पीरियड के अंदर। इसके अलावा न्यू टाइप्स ऑफ स्पंजेस और प्रोटोजोन्स भी फर्स्ट अपेयर हुए हैं ट्रायसिक के अंदर। अब ये जो स्पंजेस और प्रोटोजोन्स जो कि ट्रायसिक पीरियड के अंदर जिनकी एवोल्यूशन है, वही वाले स्पंजेस और प्रोटोजोन्स हमें आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर ट्रायसिक डायनासोर्स की बात करें तो ऑफकोर्स भाई डायनासोर्स तो ट्रायसिक के अंदर प्रेजेंट ही हो गए। तो इनका साइज जो था वो वेरी करता था शीप और हॉर्स के बिटवीन। इसके अलावा जो क्रोकोडाइलिक रेप्टाइल्स के जो फॉसिल्स हैं वो भी फर्स्ट टाइम हमें ट्रायसिक पीरियड के अंदर ही देखने को मिले हैं। तो ये हमारे पास है ट्रायसिक पीरियड का डायनासोर। तो यहाँ पे आप इनका साइज देख सकते हैं कि इनका साइज जो था वो शीप और हॉर्स के दरमियान वेरी करता था। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ज्यूरासिक पीरियड को। अब ज्यूरासिक पीरियड में क्या है कि हमें 1000 या इससे ज़्यादा स्पीशीज ऑफ यहाँ पे इंसेक्ट्स नज़र आती हैं। और अब इतनी सारी जो इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ ऑफ कोर्स इसमें मॉडर्न इंसेक्ट्स जो मौजूद है जैसे कि हमारे पास है जी ग्रास होपर है, इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो होती हैं आंट्स हैं हमारे पास, कैडीज फ्लाइज है, यानी कि सारी के सारे जितने भी इंसेक्ट्स के आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं, इन सारे के सारे ऑर्डर्स के ऑर्गेनिजम्स या फिर इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट ज्यूरासिक पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर फिशेस में देखें तो फिशेस में हमारे पास सिलेशियंस और गेनोइड्स कॉमन थे। इसके अलावा जो डिप्नोन्स थे ये डिक्लाइन हुए नंबर में। और जो फर्स्ट मॉडर्न बोनी फिशेज हैं वो हमारे पास टेलियोस्ट, वो भी हमारे पास ज्यूरासिक पीरियड के अंदर ही नजर आई हैं। वैसे बोनी फिशेज की फॉर्मेशन तो बहुत पहले हमें पैलेजोइक एरा के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो मॉडर्न बोनी फिशेज हैं जिनको हम टेलियोस्ट का नाम देते हैं वो हमें ज्यूरासिक पीरियड के अंदर देखने को मिली हैं। अब ज्यूरासिक पीरियड के अंदर हमें 3 मेन डायनासोर्स के ग्रुप देखने को मिले हैं। अब सबसे फर्स्ट ग्रुप को अगर देखें तो हमारे पास है ये सारोपोड्स। अब सारोपोड्स में क्या था, ये हमारे पास लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग टेल्ड और 4 लेग्ड मॉन्स्टर्स थे। स्टेगोसोर्स को देखें तो ये हमारे पास आर्मर्ड रिप्टाइल्स थे और इनका जो वेट था वो 10 टन तक था। कार्निवरस थेरापोड्स जो कि हाइंड लेग्स पे वॉक करते थे और इन्होंने 4 लेग्स को मॉडिफाई किया हुआ था प्रे को कैप्चर करने के लिए। अब ज्यूरासिक पीरियड के अंदर ही फर्स्ट टाइम बर्ड्स और मैमल्स के फॉसिल्स हमें देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स बाद में इन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स ने, बर्ड्स और मैमल्स ने ही अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड के अंदर अब अभी हम देखेंगे कि क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक जो डायनासोर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही डिसअपेयर हो गए। अब ज्यूरासिक पीरियड के अंदर ही हमने फर्स्ट टाइम आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स को देखा और आर्कियोऑर्निस के फॉसिल्स को देखा, जो कि हमारे पास आगे इनकी एवोल्यूशन होगी बर्ड्स के अंदर। और दूसरी तरफ मैमल्स में हमने रैट साइज मैमल्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया इस पीरियड के अंदर। अब जैसे कि आप यहाँ पे ज्यूरासिक पीरियड के डायनासोर्स को भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ज्यूरासिक पीरियड के इंसेक्ट्स की बात करें तो ये वाले जो इंसेक्ट्स है ये बिल्कुल मॉडर्न इंसेक्ट्स से रिजेंबल करते थे, जैसे कि आप इस पिक के अंदर देख भी सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास और पीरियड है, थर्ड पीरियड है क्रिटेशियस पीरियड। अब ये हमारे पास तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स तक रहा है। अब इस पीरियड के अंदर अगर जियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ को स्टडी करें तो इसमें मैरीन और कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दोनों ही हमारे पास थिक हुए हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आई है। इसके अलावा जो अर्थ की मूवमेंट है इसने माउंटेन रेंजेस को प्रोड्यूस किया, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं एंडीज़ और रॉकीज़। इसके अलावा एंटार्क्टिका के माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न एशिया के माउंटेन जैसे कि हमारे पास हिमालयाज़ हैं। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स की फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड के अंदर हुई है। अब क्रिटेशियस पीरियड के अंदर दो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं। इसमें क्या हुआ है कि एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो राइज हुए हैं, जिनको हम फिर एंजियोस्पर्म्स का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जैसे ही क्रिटेशियस पीरियड का एंड हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है क्रिटेशियस पीरियड के फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास ये हम डायनासोर्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डायनासोर के सडन डिसअपेरेंस के कुछ रीजंस को स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस है जिनको प्रपोज किया गया है कि डायनासोर्स के सडन डिसअपेरेंस को डिफाइन किया जा सके कि क्यों डायनासोर जो थे वो इतनी जल्दी जो है वो डिसअपेयर हो गए हैं। अब एक तो हाइपोथेसिस हमें ये देखने को मिलता है कि मेन टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ हुआ। अब जैसे हमें पता है जो डायनासोर्स थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, मतलब उन्होंने एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करना होता था अपने बॉडी के टेम्परेचर के लिए। तो अब जैसे ही जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो इसी वजह से डायनासोर जो थे ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सके और एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है कि सडन कूलिंग ऑफ क्लाइमेट। अब इसकी भी हमें एविडेंस मिलती है कि क्रिटेशियस पीरियड के एंड पे क्लाइमेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया और ड्राई हो गया। अब इस कूल और ड्राई क्लाइमेट के अंदर क्या हुआ कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सके। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे ऑफ कोर्स जिन हर्बीवर्स ने फीड करना था, इसका मतलब है हर्बीवर्स भी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे फीड नहीं कर सके। सबसे पहले प्लांट्स की डेथ हुई है, इसके बाद हर्बीवर्स की भी डेथ हुई क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल सकी। और ऑफ कोर्स जो कार्निवर्स डायनासोर्स थे जिन्होंने हर्बीवर्स पे फीड करना था वो भी इनएडिकेट फूड सप्लाई की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद हमें जो थर्ड हाइपोथेसिस देखने को मिलता है वो कहता है कि एपिडेमिक कोई वायरल डिजीज़ हो गई, यानी डायनासोर्स के अंदर कोई वायरल डिजीज़ तो जी वो स्प्रेड हुई जिसकी वजह से डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल मैमल्स थे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो जुरासिक पीरियड के अंदर ही हमने मैमल्स के जो फोसिल्स हैं उनको देख लिया है, तो जो स्मॉल मैमल्स हैं उन्होंने डायनासोर्स के एग्स पे प्रे किया होगा, क्योंकि जो डायनासोर्स थे फिर अपने एग्स को अनप्रोटेक्टेड ही छोड़ देते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो छोटे मैमल्स हैं उन्होंने इनके एग्स पे और जो छोटे यंग पन्स होते हैं उन पे फीड किया और जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। या हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स की अल्कलाइड पॉइजनिंग हुई है जिसकी वजह से जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। यहाँ पे एक हमें थ्योरी या हाइपोथेसिस ये भी देखने को मिलता है कि एक 10 किलोमीटर वाइड एस्टेरॉयड और अर्थ के दरमियान जो थी वो कोलिजन हुई है। इस कोलिजन से क्या हुआ है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो डस्ट से फिल हो गया। अब डस्ट से जब एटमॉस्फेयर फिल हो गया तो इसका मतलब है कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी भाई हर्बीवर्स को भी फूड नहीं मिली, इसके बाद कार्निवर्स को भी फूड नहीं मिली क्योंकि उन्होंने हर्बीवर्स पे फीड करना था। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह भी डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। अब हम किस बेस पे कह रहे हैं कि एक एस्टेरॉयड की कोलिजन हुई होगी अर्थ में, अर्थ के अंदर, तो हमें मेसोजोइक एरा के एंड पे हमें एविडेंस मिली है कि लार्ज इरेडियम डिपॉजिट को हमने फाइंड किया है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब ये जो इरेडियम है ये हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादातर नज़र नहीं आता, ये हमें ज़्यादातर नज़र आता है कॉमेट्स, मेटियोर्स और एस्टेरॉयड के अंदर। तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि आया हो सकता है कि एक एस्टेरॉयड की कोलिजन हुई है अर्थ के साथ और इसी वजह से डायनासोर जो थे वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गए। अब यहाँ पे हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक रीज़न हो जिसकी वजह से डायनासोर डिसअपेयर हो गए हों, या फिर हो सकता है कि इन रीजंस का कोई कॉम्बिनेशन हो जिसकी वजह से डायनासोर से वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।